Hello, good afternoon all of you. In the pediatric portion, we continue with the unit number 5, the nursing management of the childhood illness. In this, we starting about the neurological disorders in the children's. The today's heading we going to be discussed, that is cerebral palsy. The cerebral palsy, it's an introduction phase. The cerebral palsy is combination of the two words. ठीक है, मीन्स जो cerebral palsy है वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर दो वर्ड्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं. द वर्ड cerebral इट मीन्स की cerebrum एंड पार्ट ऑफ द CNS. ठीक है, मीन्स जो cerebral का इट मीन्स होता है कि cerebrum. ठीक है, और जो cerebrum है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है. ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड है पाल्सी. ठीक है, तो पाल्सी का मीन्स होता है द स्टेट ऑफ द पैरालिसिस, मीन्स एक पैरालिसिस की कंडीशन. ठीक है, मीन्स जो सेरिब्रल पाल्सी का मीन्स होता है कि सेरिब्रम वाली कंडीशन के अंदर कुछ डिफॉर्मिटी होने की वजह से एक पैरालिसिस की कंडीशन अराइज हो जाना. ठीक है, तो सेरिब्रम का मीन्स होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट होता है ब्रेन का, सेरिब्रम उसको हम बोलते हैं. ठीक है, और पाल्सी का मीन्स होता है कि पैरालिसिस कंडीशन. ठीक है, तो सेरिब्रम के अंदर अल्ट्रेशन मतलब सेरिब्रम के खराब होने की वजह से जो पैरालिसिस वाली कंडीशन अराइज हो जाती है तो उस कंडीशन को सेरिब्रल पाल्सी के नाम से जाना जाता है. ठीक है, इन द डिटेल as it is and the congenital disorder of body coordination. ठीक है, मीन्स जो सेरिब्रल पाल्सी है वो एक कंजनाइटल मतलब चिल्ड्रंस के अंदर होने वाला एक कंजनाइटल डिसऑर्डर है ऑफ द बॉडी कोऑर्डिनेशन. मीन्स बॉडी का जो कोई भी मूवमेंट वाली एक्टिविटी करने के लिए जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है तो उस कोऑर्डिनेशन के अंदर डिसऑर्डर जो कहलाता है वो सेरिब्रल पाल्सी के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है. ठीक है, एंड द मस्कुलर एक्टिविटी और द मूवमेंट मीन्स जो मसल्स का जो मूवमेंट या फिर उसकी जो एक्टिविटी होती है वो इसके अंदर अफेक्टेड होती है. ठीक है, एंड द बॉडी पोस्चर. ठीक है, मीन्स बॉडी का जो पोस्चर मीन्स बॉडी की जो एक कंडीशन जिसके अंदर बॉडी स्ट्रेट हो सकती है, बैंड हो सकती है या फिर जो उसके अंदर जो सिटिंग पोजीशन. ठीक है, तो अलग अलग टाइप की जो बॉडी की जो पोजीशंस होती है उसके अंदर वेरिएशंस आ सकती है. एंड विच कंट्रोल बाय द ब्रेन पार्ट सेरिब्रम. ठीक है, मीन्स सेरिब्रम पाल्सी का मीन्स ये होता है कि ये एक प्रकार का कंजनाइटल डिसऑर्डर है. ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल जो बेबी होता है उसकी जो मूवमेंट के अंदर या फिर उसके जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन या फिर उसकी जो बॉडी का जो पोस्चर होता है मतलब बॉडी का जो स्टेटस होता है उसके अंदर अबनॉर्मलिटी उस कंडीशन अराइज हो जाती है. ठीक है, और ये जो बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है, ठीक है, अदर जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है, बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है. ठीक है, तो ये सिर्फ जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन, मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है, मूवमेंट वाली एक्टिविटी होती है वो इंडिविजुअल पर्सन के अंदर कंट्रोल की जाती है सेरिब्रम के द्वारा. ठीक है, और इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि जो सेरिब्रम वाला जो पार्ट है, ठीक है, बेसिकली जो सेरिब्रम वाला जो पार्ट है वो इसके अंदर डिफेक्टेड हो रहा है. ठीक है, तो सेरिब्रम वाले पार्ट के अंदर डिफेक्ट होने की वजह से सेरिब्रल पाल्सी वाली कंडीशन होती है वो अराइज हो जाती है. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द सेरिब्रल पाल्सी. Okay, the next one, after the introduction phase, the next one, the types of the cerebral palsy. ठीक है, मीन्स cerebral palsy होती है वो कितने टाइप्स के अंदर इसको सब डिविजन किया गया है. ठीक है, तो cerebral palsy डिवाइडेड इनटू द 4 सब टाइप्स. ठीक है, मीन्स cerebral palsy के भी अंदर अलग अलग टाइप उसके अंदर डिविजन किए गए हैं. ठीक है, फर्स्ट वन द spastic cerebral palsy means the spastic type of cerebral palsy. Second one the ethetoid cerebral palsy and the ataxic cerebral palsy and the mixed cerebral palsy. ठीक है, तो and in the detail the spastic cerebral palsy it means the most common type of the cerebral palsy. ठीक है, मीन्स सेरिब्रल पाल्सी के जो टाइप्स के अंदर हम
others, ठीक है। तो spastic cerebral palsy it means it is the most common type of the cerebral palsy, means cerebral palsy के टाइप्स के अंदर सबसे ज्यादा जो नोटिस किए जाने वाला जो पैरालिसिस वाली कंडीशंस होती है वो स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी होती है, ठीक है। इन दिस द पिरामिडल ट्रैक्ट इज अफेक्टेड, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर जो पिरामिडल ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो पिरामिडल ट्रैक्ट होता है वो अफेक्टेड इसके अंदर होता है, ठीक है। अब हम ये पता लगाएंगे कि इस पिरामिडल ट्रैक्ट का क्या काम होता है, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर हम देखें, ठीक है, तो ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर जो मोटर सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, मीन्स जो मोटर एक्टिविटी होती है, मतलब हमारे हाथ को घुमाने के लिए, हमारे मोटर को कोऑर्डिनेशन करने के लिए, फिंगर्स का जो राइटिंग के टाइम पे कोऑर्डिनेशन के लिए, लेग्स का कोऑर्डिनेशन करने के लिए, लेग्स के लिए जो मूवमेंट करने के लिए, चलने फिरने के लिए जो मूवमेंट होता है, तो इन सब का रेगुलेशन करने के लिए जो ट्रैक्ट जो अवेलेबल होता है, तो वो पिरामिडल ट्रैक्ट के द्वारा जो रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो पिरामिडल ट्रैक्ट के द्वारा ये एक जो रास्ता होता है, ठीक है, मतलब एक जो सिग्नल जो एक रास्ता होता है जिसके द्वारा ब्रेन के अंदर जो मूवमेंट के लिए जो मोटर सिग्नल होते हैं, ठीक है, मीन्स जो सिग्नल्स होते हैं जो ब्रेन के द्वारा जनरेट होता है वो हमारे मसल्स के तरफ जाते हैं, ठीक है। तो मसल्स से जो ब्रेन को जो रेस्पॉन्स मिलता है, जो मोटर एक्टिविटी मिलती है, जिसके द्वारा जो हमारा जो पाँव वगैरह होता है या फिर जो हाथ पाँव होता है वो उसके अंदर मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो पिरामिडल ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इस पिरामिडल ट्रैक्ट के द्वारा जो मोटर एक्टिविटी होती है वो परफॉर्मिंग की जाती है, ठीक है। तो इस स्पास्टिक टाइप के सेरिब्रल पाल्सी के अंदर जो पिरामिडल ट्रैक्ट होता है वो अफेक्टेड होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द सेकंड टाइप ऑफ द सेरिब्रल पाल्सी, दैट इज एथिटॉइड सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है। जो एथिटॉइड टाइप ऑफ द सेरिब्रल पाल्सी, इस कंडीशन के अंदर इन दिस द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट इज अफेक्टेड, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर जो एक्स्ट्रा पिरामिडल जो ट्रैक्ट होता है वो इसके अंदर अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो सेम एज इट इज जो एक्स्ट्रा पिरामिडल जो ट्रैक्ट है वो पिरामिडल ट्रैक्ट के जैसा ही एक्शन करता है, ठीक है। जो पिरामिडल ट्रैक्ट का जो काम था कि ब्रेन के द्वारा जो मोटर सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, मीन्स ऐसे जो सिग्नल होता है वो उसको जनरेट करता है, जिसकी वजह से मसल्स होती है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसकी वजह से जो कोई भी जो हाथ होता है वो ऊपर नीचे हो सकता है, जो पाँवों का जो मूवमेंट होता है वो इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल होता है वो सेम इज इट इज जो पिरामिडल के जैसा उसके अंदर एक्शन करता है, ठीक है। मीन्स जो एक्स्ट्रा पिरामिडल जो ट्रैक्ट होता है वो इनडायरेक्टली जो पिरामिडल ट्रैक्ट होता है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके अंदर जो ब्रेन से जो रेस्पॉन्स होता है वो स्पाइनल कॉर्ड तक वो लेके जाता है, ठीक है। मीन्स ब्रेन से जो सिग्नल निकलते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है और स्पाइनल कॉर्ड से वापस मसल्स की तरफ निकलता है, ठीक है। तो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से पर्टिकुलर जो मसल्स के ऊपर जो रेस्पॉन्स देना है, ठीक है, तो वो तो लेके जाता है पिरामिडल ट्रैक्ट के द्वारा, ठीक है। पर उसी के साथ साथ में ब्रेन से जो रेस्पॉन्स होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा लाने के लिए जो एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यदि अफेक्टेड होता है तो उस टाइप की सेरिब्रल पाल्सी को एथिटॉइड नाम की जो सेरिब्रल पाल्सी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द अटैक्सिक टाइप ऑफ द सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है। जो अटैक्सिक टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी इट मींस इन दिस द मेन मोटर एक्टिविटी सेंटर सेरिब्रम इज अफेक्टेड, ठीक है। मींस जो अटैक्सिक टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी वाली कंडीशन होती है, इस कंडीशन के अंदर जो मेन मतलब जो मोटर एक्टिविटी का जो सिग्नल निकलता है, ठीक है, मीन्स कोई भी मोटर एक्टिविटी को बनाने के लिए जो ब्रेन होता है वो सिग्नल होता है वो जनरेट करता है, ठीक है। तो ये जब सिग्नल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं सेरिब्रम वाले पार्ट के अंदर, ब्रेन का जो एक पार्ट होता है सेरिब्रम, तो उस सेरिब्रम वाले पार्ट के अंदर जो मोटर सिग्नल्स होते हैं वो उसके अंदर जनरेट होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इस
अटैक्सिक टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी के अंदर क्या होता है कि जो मोटर एक्टिविटी जनरेट करने वाला जो सेंटर, इट मींस कि जो सेरिब्रम वाला जो पार्ट होता है वो इसके अंदर डैमेज होता है, ठीक है। तो उस टाइप की जो सेरिब्रल पाल्सी वाली कंडीशन को हम अटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द मिक्स्ड सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है। द फोर्थ टाइप ऑफ द सेरिब्रल पाल्सी, द मिक्स्ड टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी the more than 2 state of the cerebral palsy is included, means इस कंडीशन के अंदर जो चिल्ड्रंस के अंदर जो इसके अंदर से जो स्पास्टिक टाइप की, एपिटॉइड एंड अटैक्सिक टाइप, और तीनों की तीनों जो प्रॉब्लम होती है वो यदि अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो ऊपर जो मेंशन की गई जो तीनों की तीनों प्रॉब्लम होती है वो यदि बेबी के अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है, तो उस टाइप जो सेरिब्रल पाल्सी वाली कंडीशन को हम मिक्स्ड टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा जो पाल्सी मतलब पैरालिसिस वाली कंडीशंस होती है वो अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो उसको हम मिक्स्ड टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके, तो दीज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द सेरिब्रल पाल्सी। फर्स्ट वन द spastic cerebral palsy, second one is the ethetoid cerebral palsy, and fourth one the ataxic cerebral palsy, and the fourth one the mixed cerebral palsy. Okay, then next after the types regarding the cerebral palsy, the next one the causes, it means the etiological factors which may arise the कंडीशन ऑफ द सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है। मींस कौन कौन से जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो बेबी के अंदर जो बर्थ के टाइम से जो सेरिब्रल जो पैरालिसिस वाली कंडीशन होती है वो अवेलेबल रह सकती है, ठीक है। उसका जो मेन रीजन है इनडायरेक्टली जो सेरिब्रम वाला जो पार्ट होता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो सेरिब्रम वाला जो पार्ट होता है वो उसके अंदर डैमेज होने का रीजन क्या हो सकता है, द हाइपोक्सिया इन द ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन वाला जो पार्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। मीन्स ब्रेन की जो सेल्स होती है उस सेल्स के अंदर जस्ट 30 सेकेंड के अंदर, ठीक है, मीन्स जस्ट 1 मिनट तक भी यदि ऑक्सीजन का लेवल यदि उसके अंदर अवेलेबल नहीं हो पाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से उसके अंदर जो ब्रेन वाला जो पार्ट होता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो यदि सेरिब्रम वाला जो पार्ट होता है वो यदि डैमेज हो जाता है तो मूवमेंट से रिलेटेड, जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड या फिर जो मस्कुलर मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो अराइज उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द प्रेगनेंसी डिफेक्ट, ठीक है, मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम पे यदि भी बेबी होता है वो मदर के यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे यदि प्रेगनेंसी के टाइम पे यदि कोई अबनॉर्मलिटी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली बेबी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल होता है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है जो प्रेगनेंसी के अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेबी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो सही अमाउंट के अंदर अवेलेबल नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्रेन का पार्ट होता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो इसी के अंदर फर्स्ट कंडीशन है एब्रप्टियो प्लेसेंटा, ठीक है। एब्रप्टियो प्लेसेंटा का मतलब ये होता है कि नॉर्मली जो प्लेसेंटा होता है उसके द्वारा ही बेबी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा होता है वो मदर के पेट के जो यूट्रस वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो मदर से जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बेबी के अंदर आता है प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ठीक है, उसके द्वारा वो अवेलेबल होता है, ठीक है। जैसे कि ये मदर का जो यूट्रस है, ठीक है, और ये जो प्लेसेंटा होता है वो उसके अंदर मदर के यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है, और बेबी के अंदर ये जो बेबी होता है तो प्लेसेंटा के द्वारा बेबी के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो अवेलेबल रहता है, ठीक है।
और प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड के अंदर जब डिलीवरी होती है, ठीक है, तो डिलीवरी के टाइम होता है जब वो मदर से वो ये अलग हो जाता है, ठीक है, और अलग होने के बाद में वो बेबी होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। बट इस एब्रेप्टियो प्लेसेंटा वाली कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो डिलीवरी के टाइम से पहले ही वो हट जाता है, ठीक है, मतलब उसका जो सेपरेशन हो जाता है मदर का यूट्रस से, वो डिलीवरी होने से पहले ही वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर इनडायरेक्ट ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कमी होने की वजह से भी सेरिब्रम का जो ब्रेन का जो पार्ट होता है वो ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से सेंसिटिव होता है, और उसकी वजह से उसके अंदर डैमेज हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द प्री एक्लेम्शिया, ठीक है। द प्री एक्लेम्शिया वाली कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, मीन्स जो इस लोकल लैंग्वेज के अंदर उसको मिर्गी आना बोलते हैं, ठीक है। तो मिर्गी आने का मतलब एक जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन जो इस प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर जो मिर्गी आती है, ठीक है, तो जिसके अंदर क्या होता है कि बॉडी होती है वो पूरी तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब उसके अंदर जकड़न आ जाती है, ठीक है। तो जकड़न आने की वजह से क्या होगा कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ब्लड वेसल्स वगैरह होती है, तो उस ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन आने की वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इनडायरेक्टली ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से ब्रेन का कोई पार्ट होता वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। The next one the short or the tight umbilical cord, ठीक है, या तो फिर umbilical cord होगी वो शॉर्ट होगी, या फिर उसके अंदर टाइटनेस होने की वजह से उसके अंदर कोई umbilical cord के अंदर डैमेज हो सकता है, और umbilical cord के अंदर डैमेज होने की वजह से, ठीक है, कहीं ना कहीं यदि umbilical cord के अंदर यदि डैमेज हो जाएगा तो इनडायरेक्टली जो सर्कुलेशन होगा ब्रेन की तरफ होगा वो अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। The next one the toxins used by the mother during the pregnancy, ठीक है, मीन्स इसका मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर ऐसा कोई यदि हार्मफुल सब्सटेंस यदि ले रही है, मीन्स ऐसा कोई टॉक्सिन प्रोडक्ट या फिर कोई हाई लेवल की कोई दवाई वगैरह मदर ले रही है, जब उस बेबी का ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा था तो उस टाइम पे यदि मदर ने ऐसा कोई दवाई वगैरह लिया है जिसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है उस बेबी के ऊपर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट वन द हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया इट मीन्स की लो ग्लूकोज लेवल, ठीक है, लो ग्लूकोज लेवल का मीन्स की बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर इनडायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है ब्रेन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ब्रेन के ऊपर अफेक्ट इसीलिए पड़ेगा क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो दूसरा कोई भी न्यूट्रिशन होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, ओनली फॉर जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेन की एक्टिविटी के लिए रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल यदि कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया इट मीन्स की लोअर लेवल ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड, ठीक है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल यदि कम हो जाएगा तो इनडायरेक्टली ब्रेन होता है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द हेड ट्रॉमा, ठीक है, हेड ट्रॉमा इट मीन्स की हेड के ऊपर जो प्रेगनेंसी के टाइम जब डिलीवरी हो रही होती है या फिर बेबी जो मदर के यूट्रस के अंदर है और मदर को यदि पेट के ऊपर सीधी इंजरी वगैरह लगती है, ठीक है, तो इंजरी वगैरह लगने की वजह से बेबी के सिर के ऊपर चोट होती है वो लग सकती है, ठीक है, तो हेड ट्रॉमा की वजह से भी जो सिर वाला पार्ट होता है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट मैटरनल इन्फेक्शन, ठीक है, जब बेबी वो मदर होती है वो प्रेग्नेंट होती है और बेबी होता है वो इस यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली अफेक्टेड करता है ऑर्गन का फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, तो ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा यदि मदर को कोई खतरनाक टाइप की जो बीमारी यदि अवेलेबल है तो इस टाइम की बीमारी की वजह से भी उसके अंदर डिफेक्ट होता है वो अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन सेकेंडरी CNS disorders and the complication means
जो दिमाग की कोई और प्रॉब्लम हो है, ठीक है, मीन्स जो चिल्ड्रंस के अंदर किसी और प्रॉब्लम की वजह से भी सेरिब्रल पाल्सी वाली कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है, मीन्स दिमाग से रिलेटेड कोई दूसरी प्रॉब्लम थी, ठीक है, और इस प्रॉब्लम को यदि हमने सही से यदि हमने ठीक नहीं किया तो ठीक है, तो इसकी वजह से सेरिब्रल पाल्सी वाली कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है, मीन्स ऐसा होता है कि एक बेबी है जिसको तो दिमाग से रिलेटेड पहले से कोई प्रॉब्लम यदि अवेलेबल है, उस प्रॉब्लम को आपने जल्दी से जल्दी ठीक नहीं किया, ठीक है, तो इस बीमारी का असर होता है, कॉम्प्लिकेशन ऐसा होगा कि इस बीमारी की वजह से सेरिब्रल पाल्सी वाली कंडीशन होती है वो अराइज हो सकती है, ठीक है, एज द सेकेंडरी सीएनएस डिसऑर्डर कॉम्प्लिकेशन। इससे सेरिब्रल पाल्सी का जो किसी और बीमारी का कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी अराइज हो सकती है, ठीक है, तो दीज आर द पॉजिटिव फैक्टर्स व्हिच मे अराइज द सेरिब्रल पाल्सी कंडीशन। The next one, after the causative factors regarding the cerebral palsy, the next one, the clinical manifestation regarding the cerebral palsy, ठीक है, मीन्स cerebral palsy के अंदर कौन कौन से जो सिम्टम्स होते हैं वो अराइज हो सकते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट सिम्टम्स द डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, मीन्स जो बेबी का जो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर एज पीरियड के अंदर जो बेबी के अंदर बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो वो चेंजेस उसके अंदर अवेलेबल नहीं हो सकेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट लेट चाइल्ड रिफ्लेक्स डिसअपियर, ठीक है, मीन्स जो चाइल्ड की जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, मीन्स जो बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, तो बेबी के बर्थ होने के टाइम पे ऐसे जो न्यूरोलॉजिकल रेस्पॉन्स उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल जो रेस्पॉन्स अवेलेबल होते हैं उनको हम रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्स होते हैं वो पर्टिकुलर एज पीरियड के अंदर मतलब 1 साल के बाद के अंदर वो डिसअपियर हो जाते, ठीक है, मीन्स जो जब बेबी बर्थ होता है तो उसके अंदर ऐसे जो न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स क्या क्या होता है वो हम अगले सेशन के अंदर जो अगली यूनिट के अंदर हम डिस्कशन डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है, बट इस कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि जो भी नॉर्मल जो रिफ्लेक्सेस होते हैं जो छोटे बेबी के अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो वो लेट डिसअपियर होते हैं, मतलब पर्टिकुलर 1 साल के बाद में वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है, बट वो लंबे पीरियड तक वो छोटे बेबी के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो लंबे पीरियड तक अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन द मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है कि उसका जो मन बुद्धि वाला मतलब उसकी जो इंटेलिजेंसी होती है वो कम होती है, वो बेबी होता है वो सही तरीके से समझ नहीं पाता, उसकी इमोशनल होती है वो कंट्रोल के अंदर नहीं होती, मतलब थोड़ा पागल जो बेबी होता है, ठीक है, जो उसका मन बुद्धि वाला बेबी, ठीक है, तो उसको हम मेंटल रिटार्डेशन हम बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन द ऑपिस्टोटोनस पोजीशन, ठीक है, तो ऑपिस्टोटोनस पोजीशन का मतलब होता है कि बेबी होता है तो नॉर्मली उसको सीधा हम सुलाते हैं तो वो फर्स्ट के कांटेक्ट के अंदर ऐसा सीधा सो सकता है, ठीक है, बट इस सेरिब्रल वाली पाल्सी के अंदर क्या होता है कि बेबी होता है वो इस तरफ ऐसे मुड़ सकता है, ठीक है, बेबी का होता है वो सिर तरफ अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा, मतलब जो जब भी वो सोएगा तो वो ऐसा मुड़ा हुआ इस वे के अंदर सोएगा, जिस सीधा हम उसको सुलाते हैं तो वो अंदर की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ वो सोता है, इस पोजीशन के अंदर वो सोता है, ठीक है, तो इस पोजीशन को हम ऑपिस्टोटोनस पोजीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द क्रॉस लेग मूवमेंट, ठीक है, मतलब बेबी होगा वो जब भी मूवमेंट करेगा तो वो क्रॉस लेग के मूवमेंट करेगा, ठीक है, क्रॉस लेग का मूवमेंट इट मीन्स कि क्रॉस लेग का मूवमेंट के अंदर जो होता है कि बेबी होगा वो पहले ऐसे चलेगा फिर ऐसे चलेगा फिर ऐसे चलेगा, ठीक है, तो वो क्रॉस लेग टाइप का जो मूवमेंट होता है मीन्स इस वे के अंदर क्रॉस के अंदर वो चलता है, ठीक है, तो ये क्रॉस टाइप का जो मूवमेंट होता है
जो क्रॉस लेग का टाइप का जो मूवमेंट होता है वो इस टाइप के सेरिब्रल पाल्सी वाली कंडीशन के अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द चोर्स वॉकिंग, ठीक है। चोर्स वॉकिंग इट मीन्स कि जो पंजा होता है, जो पंजे की जो उंगलियां होती है, पैर की जो उंगलियां होती है उसके ऊपर वो स्टेप्स होता है, वॉकिंग होता है, वो करता है, ठीक है। पूरा जो पाँव होता है वो जमीन के ऊपर नहीं टिका पाता है, ठीक है। वो होता है वो एडी वाला पार्ट होगा वो ऊपर की तरफ ऐसा होता है और उंगली होती है उसके ऊपर वो चलता है, ठीक है। तो वो चोर्स वॉकिंग उसके अंदर नोटिस हम कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन द पैरालिसिस, ठीक है। पैरालिसिस का मीन्स होता है कि बॉडी का जो पार्ट होता है वो एकदम सुन हो जाना, ठीक है। उसके अंदर कोई पेन का सेंसेशन, हीट का सेंसेशन, कोई उसके अंदर सेंसेशन नहीं होता है, उस कंडीशन को हम पैरालिसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर पैरालिसिस होता है वो भी अराइज हो सकता है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन पैरालिसिस के अंदर फिर पैरालिसिस होता है वो अलग अलग टाइप्स के इसके अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन है पैरालिसिस फर्स्ट द मोनोप्लेजिया, ठीक है। तो मोनोप्लेजिया का मीन्स होता है कि बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज होती है, मतलब ऊपर वाला ये राइट साइड का है, लेफ्ट साइड का है, जो लेफ्ट साइड का पाँव और राइट साइड का पाँव, ठीक है। तो वो चार जो एक्सट्रीमिटीज होती है वो डिवीजन की हुई होती है। तो मोनोप्लेजिया के अंदर क्या होता है कि इन चारों में से कोई एक अफेक्टेड होता है, ठीक है। या तो कि ये वाला हाथ होगा वो यदि अफेक्टेड होता है और इस वाला पोर्शन होता है वो अवेलेबल रहता है, पैरालिसिस होता है, ठीक है। मीन्स बॉडी के लिए जो चार पोर्शन यदि अवेलेबल होता है, ठीक है, या तो मतलब इन चारों के अंदर से या तो फिर ये वाला अफेक्टेड होता है या फिर ये वाला हाथ, ठीक है, या फिर ये दोनों हाथ यदि नॉर्मल होता है तो ये एक पाँव होगा वो इसके अंदर अवेलेबल पैरालिसिस होता है, ठीक है। तो इन चारों में से यदि कोई एक अफेक्टेड होता है, ठीक है, तो वो पैरालिसिस वाली कंडीशन होती है वो मोनोप्लेजिया के नाम से जानी जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द हेमिप्लेजिया, ठीक है। हेमिप्लेजिया का मीन्स होता है कि बॉडी का बीच में से हमने डिवीजन कर दिया, ठीक है। डिवीजन करने के बाद में ये इस वाला पार्ट के अंदर या तो फिर ये वाला अफेक्टेड होता है या फिर एक हाथ होगा या फिर एक पाँव होगा वो पैरालिसिस होता है, ठीक है। और ये वाला हाथ और ये वाला जो पाँव होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर आप देखिए कि ये वाला कंडीशन बीच में से इस वाला नॉर्मल रहेगा, इस वाला पैरालिसिस होगा, ठीक है। ऐसा पैरालिसिस कंडीशन हेमिप्लेजिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द पैराप्लेजिया, ठीक है। पैराप्लेजिया का मीन्स होता है कि पेट से ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, मीन्स कमर से नीचे वाला पोर्शन पैरालिसिस, ऊपर वाला पोर्शन नॉर्मल, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाला पोर्शन पैरालिसिस हो सकता है और नीचे वाला पोर्शन होता है वो नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को हम पैराप्लेजिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द क्वाड्रिप्लेजिया, ठीक है। क्वाड्रिप्लेजिया का इट मीन्स होता है कि पूरी बॉडी का जो पार्ट होता है वो इसके अंदर पैरालिसिस कंडीशन के अंदर नोटिस किया जा सकता है, ठीक है। तो क्वाड्रिप्लेजिया इट मीन्स कि जो बॉडी का जो पार्ट होता है वो इसके अंदर अफेक्टेड होता है, ठीक है। द नेक्स्ट आफ्टर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन regarding the cerebral palsy, the next one we identify the specific the clarification regarding the confirmation of the cerebral palsy, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम करते हैं कि सेरेब्रल कंडीशन को हम कंफर्मेशन हम डायग्नोस करते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन इसके अंदर आएगा कि इसके अंदर प्रीवियस कोई हेल्थ प्रोफाइल इसके पास नहीं यदि अवेलेबल हो, फैमिली मेंबर्स से हम डिस्कशन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से हम उसका क्लेरिफिकेशन हम कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा। तो थ्रू द फिजिकल एग्जामिनेशन वी हैव टू बी असेसमेंट ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। इसी कंडीशन के अंदर आप साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो नोटिस करते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स को हम इसी प्रॉब्लम के साथ में
को रिलेटेड करते हैं, ठीक है। तो को रिलेटेड करने के बाद में इस कंडीशन को हम कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द अनदर जो इमेजेस वगैरह हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो डिटेल के अंदर क्लैरिफिकेशन पाने के लिए हम एमआरआई और सीटी स्कैन होता है वो हम उसके ऊपर अप्लाइड करते हैं, ठीक है। तो एमआरआई और सीटी स्कैन होता है वो इस कंडीशन के अंदर हम अप्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस कंडीशन का मैनेजमेंट के लिए द ब्रेन टिश्यू आर द यूनिक वंस डैमेज अनेबल टू रीजनरेट, सो दिस इज अनट्रीटेबल, ठीक है। मीन्स ऐसा माना जाता है कि ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं वो एक बार यदि डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर से वापस रीजनरेट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये सेरिब्रल पाल्सी के अंदर ऐसा हो रहा है कि ब्रेन का जो सेरिब्रम वाला जो पार्ट होता है जो मूवमेंट के लिए मतलब बॉडी का मूवमेंट, बॉडी का कोऑर्डिनेशन, मस्कुलर मूवमेंट उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो यदि एक बार यदि डैमेज हो जाता है तो वापस रीजनरेट होता है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो सेरिब्रल पाल्सी होती है वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, जो एक बार हो जाता तो इजीली वो ट्रीट नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके अंदर को हम सिम्टोमेटिक मतलब इसके सिम्टम्स जो आते हैं उस सिम्टम्स से रिलेटेड हम मैनेजमेंट होता है वो अप्लाइड हम कर सकते हैं। जैसे कि मसल्स के अंदर जो जकड़न आ जाती है, टाइटनेस आ जाती है, तो उस टाइटनेस को कम करने के लिए मसल रिलैक्सेशन होता है वो हम दे सकते हैं। तो मसल रिलैक्सेशन दवाइयां होती है वो इसके अंदर एप्लीकेबल करवा सकते हैं। पेन यदि हो सकता है तो पेन के लिए हम एनाल्जेसिक्स मेडिसिन होती है वो हम दे सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी हम देंगे और पैरालिसिस वाली कंडीशन के अंदर हम फिजियोथेरेपी होता है वो उसको हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर इस टाइप का मैनेजमेंट होता है वो ओनली फॉर सिम्टोमेटिक टाइप का उसके अंदर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो these all about the neurological disorder cerebral palsy. Its introduction phase is various types and its causative factors and the clinical manifestation, diagnostic evaluation and the management regarding the cerebral palsy. In the next class we discuss about the another problems regarding the neurological systems in the children's. Thank you so much.